उत्तर प्रदेश की 3 सीटों के जो चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उसकी तस्वीर बिल्कुल साफ है। लगभग बस रामपुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित होना बाकी है, बाकी सारी तस्वीर साफ, क्योंकि बीजेपी ने अभी अभी अपने तीनों ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। रामपुर से भाजपा ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है। इनको आप अच्छे से पहचानते होंगे। ये लगातार जो लीगल दिक्कतें हुई हैं आजम खां के लिए, उसके पीछे इनके प्रयास रहे हैं। इधर खतौली से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और मैनपुरी लोकसभा सीट से रघुराज शाक्य को टिकट दिया है। लगभग तस्वीर स्पष्ट है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार है, बाकी सारी तस्वीर साफ, और इसीलिए हमने आपकी स्क्रीन पर वो जो उभर कर तस्वीर आई है, उसमें जो नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, कौन किसके खिलाफ मैदान में है, कहां से है, वो सारे आंकड़े रखे हैं। सबसे बड़ी खबर पर इस वक्त हम बने हुए हैं। उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। रामपुर विधानसभा से भाजपा ने आकाश सक्सेना को टिकट दिया है, और आपको बताएं कि खतौली विधानसभा से राजकुमारी सैनी को टिकट दिया गया है। मैनपुरी लोकसभा से रघुराज शाक्य को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। मदन भैया, राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार खतौली सीट से जो घोषित किए गए, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। मदन भैया, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। धन्यवाद। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, आपकी तैयारी कैसी है? नहीं, हमारी जो है इस चुनाव को जीतने की पूर्ण तैयारी है, और हमारे जो कार्यकर्ता एक मिशनरी मोड पर हैं जी, और क्षेत्र में जो है पूरी तरह से तत्परता के साथ लगे हुए हैं जी। चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सीट थी अभी जो रिक्त हुई है खतौली की, तो आप किन मुद्दों के साथ जाएंगे जनता के बीच में ये कहने के लिए कि हमें अवसर मिलना चाहिए? ये पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी की सीट जो नहीं थी, राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ रहा था जो है। नहीं, मैं अभी जो तत्काल खाली हुई इस लिहाज से बात कर रहा हूं। हाँ, तत्काल जो है जरूर, जो तत्काल के बीजेपी की कितनी सीटें हैं, तो उनकी सरकार भी बीजेपी की है जी, लेकिन हम तो किसानों के मुद्दों पर जो है मैदान में हैं। यही किसानों और कमेरों की लड़ाई के लिए हम मैदान में हैं जी। और चूंकि उपचुनाव है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव मैदान में है, और पहले के चुनाव में लेकर प्रशासन की भूमिका को लेकर जो पिछले उपचुनाव हुए हैं, उसको लेकर आरोप लगाते रहे हैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। इस बार आप क्या देख रहे हैं, इस उपचुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। प्रशासन का हमें उम्मीद है कि जो निष्पक्ष रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव आयोग भी नजर रखेगा, और वैसे भी वो सरकार बनाने का चुनाव था। यहाँ अगर देखिए भाजपा का विधायक जीतता भी है, तो मतलब भाजपा की तो सरकार तो बननी, सरकार ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भाजपा के लोग थे वो लोकल मुद्दों को ना उठाते थे, ना उनका समाधान कराते थे, और ना लोगों के बीच में रहते थे। तो केवल जो है हम चाहे विपक्ष में रहें, जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और जनता की मांगों को मनवाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका मदन भैया, हमसे बातचीत करने के लिए। आपने स्पष्ट कर दिया कि किसानों के मुद्दों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में और वोट मांगेंगे। और अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है, और उनके साथ हैं मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल। और अविनाश, जाहिर सी बात है, उनसे जो सवाल हैं, सभी दर्शकों के मन में जो सवाल है वही आप उनके सामने रखेंगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इन 3 उम्मीदवारों को सामने रखकर क्या इक्वेशन देख रही है जिससे कि विजय उसके पक्ष में आए? जी बिल्कुल राजेंद्र, हम सीधा पूछते हैं अपने मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी उनसे। सर, तीनों प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या इक्वेशन देखा गया? खासतौर से अगर मैनपुरी सीट में देखें तो रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल के काफ़ी करीबी हैं। शिवपाल पूरी तरीके से साइलेंट है। क्या शिवपाल के अंदरूनी समर्थन भी मिलेगा रघुराज सिंह शाक्य को? देखिए, हमने निर्णय तो अपनी पार्टी के आधार पर किया है। रघुराज सिंह शाक्य पहले हमारे सांसद भी रह चुके हैं, बाद में वो प्रसपा के साथ गए, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। ये चुनाव हम कई कारणों से जीतेंगे। पहला कारण तो ये है कि हमारी अपनी जो ताकत है, हमारा नेतृत्व है, हमारी सरकार है, उसके काम है, और हमारा कार्यकर्ता है, ये ताकत पहले से भी बढ़ी हुई है। उसके आधार पर हम जीतेंगे, जैसे हमने 2019 जीता, जैसे हमने 2022 जीता। लेकिन साथ में यदि हम देखें, जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है, हो सकता है उन्होंने सहानुभूति इत्यादि अर्जित करने के हिसाब से खड़ा किया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो निर्णय है उनका, जो उनको ताकतवर निर्णय लग रहा है, ताकत देने वाला निर्णय लग रहा है, वो उनकी कमजोरी बनेगा। शिवपाल यादव जी क्यों नहीं थे उसके अंदर?
शिवपाल यादव जी को अपने बड़े भाई की पुत्रवधू के नामांकन के समय रहना चाहिए था, और वो इसलिए नहीं रहे, जो मेरा अनुमान है, हालांकि उनके अंदर की बात है ये, कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार से डेस्परेट थे हमारे अखिलेश यादव जी, 5 साल का उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा हो चुका था, उनको आश्वस्त रहना चाहिए था, पर इतना आशंकित थे वो कि उन्होंने 2 भाइयों की जोड़ी फिर बाद में निकाली, 2 दोस्तों की, राहुल जी भी गए, वो भी गए, और उन्होंने एक अमर्यादित रूप से पार्टी पर कब्जा किया। पार्टी तो उन्हीं की थी, उनके पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, शिवपाल जी उसके सबसे बड़े नेता थे, सबसे बड़े नेताओं में से थे। उन्होंने दोनों का घोर अपमान करके, पता नहीं क्या उनकी सोच थी। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि डिम्पल पहले फिरोजाबाद में भी चुनाव हार चुकी हैं, कन्नौज से भी हार चुकी हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार शिवपाल जो तरीके से पूरी तरीके से मौन है, आप लोग उनको साधेंगे और उनके जरिए डिम्पल को एक बार फिर से चुनाव हराएंगे? नहीं, देखिए, शिवपाल जी उनके साथ तो नहीं है, ये तो तय है ये, और शिवपाल जी उनके साथ नहीं है तो इससे उनको परेशानी होगी, और उनको परेशानी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। लेकिन हमारा जो चुनावी गणित है केवल ये नहीं है, हमारा चुनावी गणित तो सीधा सीधा, जैसे मैंने कहा, हमारा नेतृत्व, हमारा काम, हमारा कार्यकर्ता। सर, लेकिन कल प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि शिवपाल की सहमति रही है डिम्पल को प्रत्याशी घोषित करने में। ये डैमेज कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने जो कहा कि जिस प्रकार से अखिलेश जी ने अपने पिताजी को 2 बार सार्वजनिक रूप से रोने के लिए विवश किया, वो जो उनकी गलतियां हैं, वो जो उनकी भूलें हैं, वो इस चुनाव के अंदर निश्चित रूप से आगे आएंगी। क्या आप लोग इसका जिक्र चुनाव में भी करेंगे जब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? मैं नहीं समझता करने की जरूरत है, लोगों को पता है, पर चर्चाएं तो होंगी। और जो मैंने कहा कि शिवपाल यादव जी की अनुपस्थिति इन बातों को हाईलाइट करने में मदद करेगी। सर, रामपुर की अगर बात करें तो 70% मुस्लिम मतदाता है। आपने आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया है, जो आजम खान के खिलाफ कई केस लड़ते रहे हैं, आजम खान के खिलाफ एक चेहरा है। आपको लग रहा है कि इस बार वो चुनाव जीत पाएंगे, क्योंकि पहले भी लड़ चुके, हारे हैं? देखिए, बेशक वहाँ पर आजम खान साहब कई बार जीते हैं, परंतु आजम खान साहब की जो जीत का आधार रहा, वो जिसका आपने कहा मुस्लिम वोट है, वो सारा उनको मिलेगा, यही रहा है। हमारा जो जीत का आधार रहता है, हमारा सबका साथ सबका विकास आधार रहता है। आज मुस्लिम को भी 8.5 साल की उन्होंने केंद्र की सरकार देखी, प्रदेश की उन्होंने सरकार देखी, 6 साल होने को आ रहे, 5.5 साल हो चुके। उन्होंने देखा कि सबसे अच्छी सरकार तो यही है, जो हमको हमारे साथ बिना किसी भेदभाव के हमारा कल्याण करती हैं। ये बातें धीरे धीरे मुस्लिमों में भी जाने लगी हैं, और जिन लोगों का, मुस्लिमों का, आजम खान साहब ने या कांग्रेस ने उससे पहले इस्तेमाल किया, उन्होंने कभी उनको फायदा नहीं पहुंचाया। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे इस कार्यशैली के कारण से मुस्लिम भी हमारे साथ आएंगे, अन्य सब वर्ग भी हमारे साथ आएंगे, और इस बार जैसे आजमगढ़ का रिकॉर्ड टूटा, रामपुर लोकसभा का रिकॉर्ड टूटा जो पुराना था, वो आज रामपुर की विधानसभा के अंदर भी वो जो वोट बैंकिंग की राजनीति को परास्त होगी और हम जीतेंगे। खतौली की बात करें, चूंकि आप मेरठ से आते हैं, बगल में मुजफ्फरनगर जिला है, वहीं की सीट है खतौली। आपको लग रहा है कि विक्रम सैनी की पत्नी को टिकट दिया गया है, वो जीत पाएंगे? मदन भैया उनके खिलाफ उम्मीदवार है रालोद से। देखिए, निश्चित जीतेंगे, कारण भी है बड़ा साफ। देखिए, विक्रम सैनी जी का जो चुनाव निरस्त, वो विधानसभा विधायक की निरस्त की गई या जो कुछ भी है, उसकी पृष्ठभूमि में कबाल कांड है, और कबाल कांड में क्या भूमिका थी, क्या नहीं थी, इसके ऊपर बहुत विवाद रहे। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, हायर कोर्ट के अंदर जो है अपील भी की है, लेकिन तो भी उस पृष्ठभूमि के कारण से लोगों के अंदर एक बात है, लोगों को लगता है कि उस संकट के समय में यदि कोई ढंग से मजबूती के साथ कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, तो इसका लाभ उनको मिलेगा वहाँ पर। और मैं समझता हूँ कि राजकुमारी सैनी जी बिल्कुल हैंड्स डाउन पहले से भी अधिक बहुमत के साथ जीतेंगे। सपा और बसपा इस पूरे उपचुनाव को नहीं लड़ रही हैं, ये आपके लिए फायदे का विषय है या फिर आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है? नहीं, हमारे लिए यदि बिल्कुल ट्रेडिशनल ढंग से देखें तो शायद हमारे लिए थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, परंतु हमारा जो चुनाव लड़ने का आधार या जीत का आधार, विपक्ष की रणनीति कम होती है, हमारी अपनी ताकत ज़्यादा होती है, जिसको हम क्रमशः 12 महीने सक्रिय रह करके उसको मजबूत करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। बसपा का इंटैक्ट वोट है, 12-13% उनके जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टिल्ट करता है इधर से उधर, और हराने जिताने में सक्षम है। आपको लग रहा है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही तो आप उनके वोट लेने में कामयाब रहेंगे? देखिए, विधानसभा चुनावों के अंदर भी जो अनुसूचित वर्ग के वोट पर सामान्यतः बसपा का एक वो माना जाता है कि उनकी तरफ वो वोट देते हैं, ये सारे आंकड़े निकल करके आए हैं कि बसपा विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमको अनुसूचित वर्ग के लोगों ने बड़ी मात्रा में वोट दिया। इस बार जरूर देंगे, उनके साथ क्यों जाएंगे, उन्होंने कुछ किया है उनके लिए, हमने किया है, हमसे जुड़े हैं वो, हम सबके साथ रहते हैं, हमारे साथ ही आएंगे। कांग्रेस भी नहीं लड़ रही उपचुनाव? कांग्रेस लड़े न लड़े, कांग्रेस पूरे देश में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है, अपने नेतृत्व के कारण से, अपनी नीतियों के कारण से। 3 सीटों पर उपचुनाव है, 1 लोकसभा 2 विधानसभा।
कितनी सीटें आप इस बार दावेदारी कर रहे हैं? तीनों जीतेंगे। आप देखिएगा 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे, हम तीनों सीटें जीतेंगे। देखिए राजेंद्र, दावेदारी बड़ी की जा रही है राजेंद्र अग्रवाल जी की तरफ से, मेरठ से सांसद हैं कि तीनों सीट जीतेंगे, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, हमने उनकी सारी बात सुनी, हमारे दर्शकों ने उनकी सारी बात देखी और सुनी अविनाश, उनके सारे तर्क भी देखे और सुने। उन्होंने जो तर्क दिए भारतीय जनता पार्टी के जीत के पीछे के जो कारण बताए वो भी हमने और हमारे दर्शकों ने बहुत ध्यान से सुने। वो कह रहे हैं 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो हम देख लेंगे कि जो कारण उन्होंने बताए हैं वो कितने सही और कितने सिद्ध साबित होते हैं। लेकिन अविनाश, एक सवाल आप उनसे जरूर पूछें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जो आंकड़े आए, जो परिणाम आए और जो उसमें आंकड़े आए, उसमें जो बीएसपी का वोट फीसद था वो बहुत महत्वपूर्ण था और बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस ने भी कुछ फीसद वोट हासिल किए थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को बिल्कुल वोट ही नहीं मिला था। तो बिल्कुल कांग्रेस को अप्रासंगिक कह देना या बीएसपी को काउंट ही नहीं करना, ये क्या उचित होगा एक सही रणनीतिकार के लिए? जी सर, एक सवाल और है आपसे। जिस तरीके से अगर बात करें तो हाल ही में विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, बसपा का भी एक वोट बैंक रहा, देखा गया 12-13% वोट बैंक उसके साथ बना रहा है, हिला नहीं बिल्कुल तरीके से। कांग्रेस ने भी वोट अर्जित किया है। ऐसे में अगर वो पूरी तरीके से टिल्ट करता है सपा की ओर तो जाहिर तौर से बात उनको फायदा होगा, आपकी ओर टिल्ट करता है तो आपको फायदा करेगा। तो क्या आप उस वोट बैंक पे नजर बना के रखे हैं? नहीं, देखिए, हमारा तो प्रत्येक पर नजर है, हम सबके बीच में जाते हैं। अभी भी हमने ऐसे बूथ जहां पर लगातार नहीं जीत पाए थे हम, उनके अंदर हमने कार्यक्रम रखा अभी पिछले इस विधानसभा चुनाव के पश्चात। तो हमारी तो निरंतर संपर्क करने की नीति है और अनुसूचित वर्ग के लोगों के बीच में हम सामान्यतः जाते हैं। अब है एक वोट बैंक का हिसाब बन गया है और निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि अनुसूचित वर्ग का जो समाज है सारा, वो हमको वोट देना अच्छे ढंग से प्रारंभ किया है। सांसद जी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि समाज के प्रत्येक हिस्से पर उनकी नजर है और इसीलिए वो बिल्कुल विश्वस्त है कि वोट उनके पाले में ही आएगा और विजय उनकी ही होगी। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका भी और बहुत धन्यवाद राजेंद्र अग्रवाल जी का भी एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। जब नामों का ऐलान कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से हमने बात की है, वो बातचीत आपको दिखाते हैं। तीनों घोषित प्रत्याशी आने वाले विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव में विजय पताका फहराएंगे, बड़े बहुमत से जीतेंगे और विधानसभा में, लोकसभा में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। महत्वपूर्ण ये कि मैनपुरी तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई। डिम्पल यादव ने कल नामांकन कर दिया, आपके उम्मीदवार के आज नाम की घोषणा की गई। वहाँ पर बहुत कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिर भी आप लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और शाख के उम्मीदवार लड़ाने के पीछे क्या वोट बैंक है वहाँ का? ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से जो भी चीज़ें हमारे ताने बाने में फिट बैठती हैं उसी के आधार पर पार्टियां निर्णय लेती हैं। हम लोगों ने पिछली बार भी प्रेम सिंह साक्य जी को चुनाव लड़ाया था और लगभग 4 लाख से अधिक वोट मिले हम लोगों को। हम लोगों की अपेक्षाएं हमेशा राजनीतिक क्षेत्र में अपने सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलकर और बेहतर करने की हम लोगों की रणनीति है और अच्छे से हो और बेहतर हम लोग कर सकें, उसके परिणाम के लिए हम लोग संकल्पित हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हमारी पूरी टीम, हम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हम लोग निश्चित रूप से तीनों सीटें, दोनों विधानसभा की, लोकसभा की मैनपुरी भाजपा जीतेगी। रघुराज सिंह शाक्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए, शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। शिवपाल यादव अभी तक साइलेंट हैं, वो कुछ कह नहीं रहे, डिम्पल यादव के नामांकन में भी नहीं गए। यही एक वजह है क्या कि रघुराज सिंह शाक्य को आप लोगों ने अपना उम्मीदवार बना दिया? वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, हमारे साथ हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके सहमति के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति ने निर्णय लिया है और आज रघुराज सिंह शाक्य जी का नाम घोषित हुआ है। तो वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे और इटावा उधर क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो निश्चित रूप से हम उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का चुनाव लड़ेंगे और हमें विश्वास है कि हम बेहतर राजनीतिक परिणाम देने के लिए पार्टी संकल्पित है। निश्चित रूप से रघुराज सिंह जी इस बार मैनपुरी में जो पुराना इतिहास है उसे बदलते हुए निश्चित रूप से भाजपा चुनाव जीतेगी। खतौली में राजकुमारी सैनी को क्यों उम्मीदवार बनाया है? आरएलडी ने तो आपके सामने वहाँ पर गुज्जर उम्मीदवार दे दिया, मदन भैया, और अगर जाट, गुज्जर, मुसलमान एक साथ आएंगे तो बीजेपी के लिए तो अपनी सीट बचाना मुश्किल हो सकता है। ऐसा नहीं है, अब ये चीज़ें विषय बहुत आगे बढ़ गई है। जनता इन संकीर्ण जातिवादी जो मानसिकता है
जो इस प्रकार का लोग सामाजिक आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं या रणनीति बनाते हैं, जनता उसे कई बार अस्वीकार कर चुकी है। खतौली में पिछली बार विक्रम सिंह लगभग 17,000 वोटों से चुनाव जीते थे। विक्रम सिंह बहुत जमीनी आदमी है, घर घर उनका संपर्क है और उस संपर्क का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा निश्चित रूप से। उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है तो वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे संगठन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और हम उस रास्ते अपने आगे बढ़े हैं। आकाश सक्सेना को रामपुर में आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, जबकि वहाँ पर तो आजम खां की वो सीट है, गढ़ उनका है, मुस्लिम वोटर सबसे ज़्यादा हैं। क्या आकाश सक्सेना ने लड़ाई लड़ी आजम खां के खिलाफ, यही वजह उम्मीदवार बनाने की? नहीं, पिछली बार भी वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे और वो हमारी पार्टी के बहुत लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ता के नाते क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, उन्होंने जो आपने आजम खां वाला विषय है उसमें भी संघर्ष किया है और पार्टी के विषयों को लेकर वो लंबे समय से संघर्ष करते रहे। जनता के विषयों को लेकर हमारे साथ लंबे समय से हमारे साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि उनके संघर्ष का, उसकी मेहनत का और सरकारों ने जो काम किए हैं हमारे कार्यकर्ता घर घर तक उन्हें पहुँचाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रामपुर में इस बार विजयी होगी। ये नामांकन फिर अब कब होगा? आपके तीनों उम्मीदवार कब नामांकन करेंगे? आप भी जाएंगे क्या नामांकन? हमारे पास मैनपुरी और खतौली में 17 तक नामांकन होना, 18 तक रामपुर होना। तो हम निश्चित समय अवधि में हमारे सब लोग तैयारी है पूरी और हमारे जैसे भी तय करेंगे पार्टी के प्रत्याशी या स्थानीय लोकल पार्टी, हम नामांकन करके पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगस्त में आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद पहला आपका परीक्षा थी वो गोला का उपचुनाव, उसे आपने जीता, ज़्यादा वोटों से जीता। अब एक और बड़ी चुनौती है क्योंकि आप खुद जाट लीडर हैं, जाट समुदाय से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खतौली सीट पर चुनाव हो रहा है जो आपकी खुद की सीट है। वहाँ जिस तरीके से आरएलडी ने उम्मीदवार दे, क्या बीजेपी को लग रहा है कि फाइट थोड़ी ज़्यादा अब टफ हो गई क्या? हमारी उपस्थिति, हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की जनता के बीच में उपस्थिति है। लंबे समय से हम जनता के बीच में हैं। हमारे कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे रचनात्मक कार्यक्रम हो, चाहे सेवा के कार्यक्रम हो, चाहे हमारी पार्टी के विचारधारा से जुड़े विषय हों या सरकार की उपलब्धियों वाले कार्यक्रम हों, सरकार से जुड़े विषय हों, बीजेपी का कार्यकर्ता लंबे समय से जनता के बीच में है, लगातार जनता के बीच में है। ये लोग बरसाती लोग हैं, मौसमी लोग हैं, जैसे फल हुआ करें ना जी, मौसमी सब्जी होगी, कोई फल होगी, केला होगा, तो ये समय के समय खिलते हैं और समय के समय खराब हो जाते हैं। तो ये जो आज लोग आ रहे हैं ये मौसमी लोग हैं और चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं देंगे। हम चुनाव से पहले भी और चुनाव के बीच में भी, चुनाव के बाद भी जनता के बीच में, जनता के दुख दर्द में हमारी उपस्थिति है और जनता से हमारा कनेक्ट है, हमारा गठबंधन है। जनता का मोदी जी, योगी जी से गठबंधन है, चाहे खतौली की सीट हो, चाहे रामपुर की सीट हो। भारतीय जनता पार्टी अपने असंख्य कार्यकर्ताओं की संघर्ष, तपस्या, संपर्क, संवाद और जनता के बीच में उपस्थिति उनकी और हमारे सरकारों का रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जाएंगे और 100% सीटें बीजेपी जीतेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आपने कहा कि 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, आप लोग यही कह रहे हैं बार बार। उसके पहले ये तीनों चुनाव एक तरीके से क्या एक आईना होगा, एक सेमीफाइनल होगा? नहीं, लोकतंत्र में हमेशा बेहतर करने की चुनौती सभी राजनीतिक दलों की है। तो हम निश्चित रूप से उस बेहतर परिणाम की तरफ बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश का लोगों को विश्वास है और लोगों की इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं कि मोदी जी बेहतर करेंगे और उन बेहतरी के करने के लक्ष्य के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।